बुलाते हैं सर, और बुलाने के बाद हमको कहते हैं कि इन दोनों का रूम चेंज करो, ये सांप्रदायिकता करेंगे। आई वॉज द टॉपर ऑफ दिस फ्रॉम माई हॉस्टल सर, नोबडी नोज दैट आई वॉज टैलेंटेड, एवरीवन केयर्स अबाउट व्हाट इज माय कास्ट। हम जब किसी से कमरा लेने जाते हैं तो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। यह देश सब वर्णों का है, सवर्णों का नहीं है। ये जो यूजीसी की गाइडलाइन रुकी है, साफ साफ बता दी कि यूजीसी क्यों जरूरी था। 3 दिन के प्रदर्शन में, 3 दिन के विरोध में वापस लेना पड़ गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमारा वहां नहीं था। वो बम भी चलाए तो मंगल राज है, हम लाठी उठा ले तो जंगल राज है। जब आप एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को कुछ राइट्स देते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तभी ये मिसयूज की चिंता क्यों है, तभी ये सारे सवाल क्यों आ रहे हैं। जिनके ऊपर दंगे भड़काने का आरोप लगाए गए तब भी वो जेलों में बंद हैं। हम उमर खालिद को देख सकते हैं। जब भी शोषितों के लिए कोई भी कानून बनेगा तब ये आप बोलते हैं कि इसका मिसयूज हो जाए। सिर्फ इसी चीज का मिसयूज हो रहा है। किसी भी कास्ट का व्यक्ति जातिवादी हो सकता है, हमारी ये मांग है ना। तो आप जरूरी बात आप कह रही हैं। भद्र बोल रहे हैं, जाति सूचक गालियां दे रहे हैं, और ये सारी बातें बोलने के बाद भी कहते हैं कि हमारे समाज में जातिवाद नहीं है। मेंबर्स हमारी किस सिलेक्शन किस प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, सिलेक्शन के तहत आ रहे हैं कि इलेक्शन के तहत आ रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज में इतने दलित प्रोफेसर ही नहीं है, इतने ओबीसी प्रोफेसर ही नहीं है कि आप उनको जो है उस कम्युनिटी में रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में 70 से 80% जज जो हैं जनरल कास्ट से आते हैं। तो हम क्या, जब ये सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है तो हम कहते हैं कि वो बायस्ड हैं। अगर जातिवाद ना होता या भेदभाव ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हमारे दलित समाज से थे, उनके ऊपर जूता ना फेंका गया होता। मैं कह रही हूँ, मिसयूज की अगर चिंता है तो आप यूपीए के खिलाफ बोलिए ना। अगर मिसयूज की चिंता है तो आप ईडी सीबीआई का विरोध करिए ना, कि किस तरह से जो है ये सरकार जो उनको टूल्स बना के उनको यूज कर रही है। बेधड़क आप भेदभाव की बोले जा रहे हैं कि आप गधों को आप घोड़ा बनाने चले हैं, इस तरीके की बात बोल रहे हैं। बात तो सरासर गलत है। तब आप एक समानता के लिए लाया गया कानून का विरोध कर रहे हैं और भेदभाव से कर रहे हैं उसका विरोध। मैं फिजिकल डिसेबिलिटी भी हूँ और ओबीसी क्लास से आता हूँ। 2 साल मेरी डिग्री होल्ड करके अभी तक एक भी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिया। तो आप एट्रोसिटी के मामले देखना हो कास्ट बेस्ड पे, तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निलंबन और निष्कासन के लिस्ट मांग लीजिए इस फैक्टोरियल बोर्ड से। मैं जो है कि मेरी कापियाँ जो है जाती है वहाँ जो है कि T1 और T2 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके अकॉर्डिंग जब कापियाँ जाती है तो नाम देखा जाता है कि ये तो आदित्य कुमार है। इस वक्त हम प्रयागराज के डीएम के दफ्तर के अंदर हैं और ये जो लोग हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के कानून पर स्टे दिया है तब से विरोध चल रहा है और आज ये विरोध डीएम ऑफिस तक पहुंच गया है। इनका कहना है यहाँ पे जाके आवेदन देंगे आप लोग। जी ये हम लोग डीएम कार्यालय में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आज आइसा द्वारा पूरे देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जंतर मंतर पर हर जगह आइसा द्वारा देशव्यापी प्रतिवाद दिवस है। पूरे देश में आइसा के नेतृत्व में आज छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सवर्ण आतंक की वजह से सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च संस्था, उस आतंक के सामने घुटने टेक कर इस रेगुलेशन पर भी रोक लगाई है, ये बेहद शर्मनाक है। दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकार 2014 के बाद से वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। आप लोग भी साथ में हैं, समाजवादी पार्टी है। जी बिल्कुल, छात्र सभा संगठन साथ में है और इसे लागू कराने के लिए हम लोग पूर्ण तरीके से इस सरकार पे दबाव बनाएंगे। कैंपसों में जातिगत उत्पीड़न नहीं चलेगा। पर जिलाधिकारी हैं जो सत्यम मिश्र, उनके दफ्तर के बाहर अब पहुंच गए हैं ये हुजूम। ये अपर जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर ही छात्र बैठ गए हैं, यहीं रुक गए हैं। इनका कहना है कि डीएम को प्रस्ताव सौंपेंगे और इन्होंने चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम पर लिखी है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में इस बात का हवाला देकर के कहते हैं कि इस कानून का मिसयूज हो सकता है, तो मैं कहता हूं कि तुमने किस कानून का मिसयूज नहीं किया है और तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम मिसयूज करेंगे। तुम तो हमेशा से मिसयूज करते आए हो, तुमने कब नहीं किया है। हम जब किसी से कमरा लेने जाते हैं तो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। जो लोग समझते हैं कि यह देश का परिणेता हम है, इस देश के प्रतिनिधि हम है, हमसे यह देश चलता है, तुम कौन हो तो हमारे देश को लीड करने वाले। तो मैं कहता हूं यह देश सब वर्णों का है, सवर्णों का नहीं है। जब ये यूजीसी एक्ट आया, जो इसका उल्लेख है, हमारे मीडिया चैनल कुछ हैं जो उसको सही से व्याख्यायित नहीं किए। उसमें महिलाओं की हक की बात थी, सवर्णों की महिलाओं के लिए हक की बात थी, सवर्णों के दिव्यांगों की हक की बात थी, मगर उन्होंने ऐसे दिखाया कि खाली SC ST OBC के समाज के लिए है। ये समानता की बात करते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए ना, कहाँ समानता है। विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर्स हैं
उनकी संख्या कितनी है? क्यों ओबीसी एससी एसटी की जो संख्या है उनमें एनएफएस लगा के भेज दिया जाता है? ये लोग एक उसका विष्णु करके नाम है, उसका उल्लेख करते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ किसका फेलियर था? वो हमारे जुडिशरी का फेलियर था, क्योंकि उसकी सही जांच नहीं किए। उससे आप वो 118% पीड़ित लोगों की बात नहीं आप वो कर सकते हैं। ये जो यूजीसी की गाइडलाइन रुकी है, साफ साफ बताती कि यूजीसी क्यों जरूरी था। 3 दिन के प्रदर्शन में, 3 दिन के विरोध में वापस लेना पड़ गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमारा वहां नहीं था। लड़ने वाले उनके थे, दलील पेश करने वाले उनके थे, और जवाब में सुनवाई करने वाले भी उनके थे। तो मैं वही कहूंगा कि ये भीड़ देखकर हमें घबराना नहीं है, भगवान को नहीं देखना है। मैं एक बात कोट करना चाहूंगा द ग्रेट कैप्टन एमएस धोनी की, डोंट लुक अप, द गॉड विल नॉट कम टू सेव यू। हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो बम भी चलाए तो मंगल राज है, हम लाठी उठा ले तो जंगल राज है। जरूरी ये नहीं होता कि हम कैसे स्टार्ट किए, कैसे फिनिश करेंगे, ये फर्क पड़ता है। जो हमेशा से शोषण करने वाले थे, और ये एक्ट एक आ गया है फैसला में, तो ये नरेंद्र मोदी तेली हो गए। आज तक वो राम को लाए थे, यूजीसी एक्ट को ला दिए तो तेली हो गए। इस वक्त हम प्रयागराज के डीएम के दफ्तर के बाहर हैं और हमारे साथ आयशा के लोग हैं और समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं। ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी का जो स्टे लगा है उसकी वजह से। हाँ, जैसे कि हमने देखा कि जो यूजीसी ने इक्विटी गाइडलाइंस जारी की थी, हमने देखा कि वो मतलब जिस तरह से हमने जो वो इक्विटी गाइडलाइंस पढ़ी है, हमने पाया कि वो थोड़ी सी मतलब काफ़ी इनफेक्टिव थी। जो हमारे समाज में जिस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो चलता आया है, नहीं जो अभी आया है, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ, वो भी इनफेक्टिव थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको रिवाइज करके जो है आप नया गाइडलाइन जारी करिए, क्योंकि वो सारे 2012 में जो गाइडलाइंस थी उसके बावजूद जो है हम देखते हैं कि हमारे कैंपसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमने रोहित वेमुला के केस देखा, पायल तड़वी का केस देखा, और बहुत सारे केसेस हैं जो हमने देखे। लेकिन जब ये इक्विटी गाइडलाइंस आया तो इसमें तमाम कमी कमजोरी थी, जिसको कि हमने मतलब आयशा छात्र संगठन ने भी इस पे मतलब पॉइंट आउट किया था कि जैसे जो इक्विटी कमेटी बन रही है उसके जो हेड हैं वो वीसी होंगे। और मतलब मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी कमेटी जब बनाएंगे और उसकी जो सारी पावर है वो वीसी को ही दे देंगे, तो वो कमेटी कैसे सुचारू रूप से मतलब चलेगी और वो जस्टिस जो है कैसे इंश्योर करेगी, ठीक है। और उसमें जो सिलेक्शन होगा कमेटी मेंबर्स का, उसकी प्रक्रिया को भी लेके कोई बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बात नहीं रखी। और जो रिजर्वेशन के जो मतलब आप कैसी कमेटी चाहती हो, क्योंकि कमेटी में कौन से मेंबर होंगे इसी को लेकर विवाद ठीक है। मैं वही बात रख रही थी। मैं कह रही थी कि इसमें तमाम कमी कमजोरियों के बावजूद, क्योंकि हम ये लड़ाई बहुत सालों से लंबे समय से लड़ते आए हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, इसके लिए कितने लोगों ने शहादतें दी हैं, इसलिए हम इस इक्विटी गाइडलाइंस का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि ये समानता की तरफ बढ़ा हुआ एक थोड़ा सा पहला कदम था। और हमने कहा था कि हम इसका वेलकम कर रहे हैं और इसको जो और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है और कह रहे हैं कि इसका मिसयूज होगा, इससे जो है भेदभाव बढ़ेगा। स्पष्ट है चीजें। हाँ, और मैं कह रही हूँ कि आपके समाज में पहले से भेदभाव है ना, इसीलिए तो वो सारे जो बिल लाए गए इस चीज से डील करने के लिए ही लाए गए ना, क्योंकि आपके समाज में भेदभाव है। और मिसयूज का तर्क तो मुझे बहुत बेहुदा तर्क लगता है, क्योंकि मिसयूज तो जो है हमें सारे कैंपसेस में वुमेन सेल है तो महिलाएं भी मिसयूज कर सकती हैं, एंटी रैगिंग स्क्वाड है वो भी मिसयूज कर सकते हैं, पता नहीं कितने तमाम तरह के हमारे देश में कानून है। हाँ, ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, हम अपने आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी प्रदर्शन, कोई भी गुस्सा हमारे समाज में नहीं है। जब आप एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को कुछ राइट्स देते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तभी ये मिसयूज की चिंता क्यों है, तभी ये सारे सवाल क्यों आ रहे हैं। और मिसयूज अगर होगा तो आपके देश में जो है तमाम संस्थाएं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको क्या अपने संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। और मिसयूज की बात छोड़िए, मैं कह रही हूँ कि सही केसेस जो हमारे ही कैंपस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह जो है विवेक सुल्तानवी को लाठी मारता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उसका वीडियो फुटेज हमारे पास। तो सही केसेस में तक ये संस्था जो है कार्रवाई नहीं करती है और आप जो है कह रहे हैं कि मिसयूज हो जाएगा, तो ये तो बहुत बेहुदा तर्क है। और हम जो है सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे आया है उसको हाईली कंडेम करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो रोहित वेमुला एक्ट के तौर पर जो है उसके तर्ज पर जो है जारी की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। आप यही कह रहे हैं, आपको जोड़ेंगे इससे? नहीं, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि जब भी शोषितों के लिए कानून बनते हैं, जैसे कि पास्को एक्ट आया, जैसे कि दहेज प्रथा एक्ट आया, जैसे कि SC ST एक्ट आता है, तमाम तरीके के जो कानून शोषितों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से शोषित है उनके लिए जब भी बनते हैं, तब भी ये मिसयूज का प्रश्न क्यों आता है?
तभी क्यों आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से यूएपीए का मिसयूज हो रहा है, जिस तरीके से तमाम किसी भी तरह, अगर आपने हत्या नहीं की है तब पे भी आपके ऊपर हत्या का चार्ज लग सकता है, आपने चोरी नहीं की है तब पे भी आप पे चोरी का चार्ज लग सकता है। और ऐसे तमाम लोग हत्या और तमाम चोरी के आरोप में जिनके ऊपर जिन्होंने ये काम किए भी नहीं हैं तब पे भी वो जेलों में बंद है, जिनके ऊपर दंगे भड़काने का आरोप लगाए गए तब भी वो जेलों में बंद है। हम उमर खालिद को देख सकते हैं। इसका मिसयूज, इस तरीके का मिसयूज हो रहा है, हम अपने सामने देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है। हम उमर खालिद का नाम बार बार सुनते हैं, तब पे आपकी आवाज़ नहीं उठती है। जब भी शोषितों के लिए कोई भी कानून बनेगा तब ये आप बोलते हैं कि इसका मिसयूज हो जाए। सिर्फ इसी चीज़ का मिसयूज हो रहा है और किसी भी चीज़ का मिसयूज नहीं हो रहा है, और किसी भी कानून का देश में मिसयूज नहीं हो रहा है। और आप क्यों सोच रहे हैं कि जैसे ही आप पे कंप्लेन होगी आपके खिलाफ आपका जीवन बर्बाद? क्यों सोच रहे हैं? जांच कमेटी बनी है ना उसके लिए, वो जांच करेगी ना। आपको लोगों के अपने संस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको उस जांच कमेटी के ऊपर भरोसा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो जो 3 मार्जिनाइज कम्युनिटी की वो एक SC ST OBC के होंगे और उनको जोड़ दिया गया, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। उनको भी जोड़ दिया गया है। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि ये जो UGC की गाइडलाइन आई थी उसमें जांच प्रक्रिया क्या होगी, उसमें शोषण का क्या तरीका होगा। कोई उदाहरण नहीं था, किसी भी तरीके का उदाहरण नहीं था। उसमें जब एक कह दिया गया था कि जेंडर और जो है SC ST कम्युनिटी के जो भेदभाव होते हैं उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कंप्लेंट को लिया जाएगा, उसमें सिर्फ यही कहा गया था। इसके बावजूद आप मिसयूज रट रहे हैं। सिर्फ इसी का मिसयूज होता है क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ और सिर्फ इसी कानून का मिसयूज होता है? क्या सिर्फ उसी कानून का मिसयूज होता है जो शोषण के खिलाफ आता है और किसी कानून का मिसयूज नहीं होता है? तो मैं इसको बेहद ही शर्मनाक है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, ये बेहद ही शर्मनाक है। हम लोग खुद ही मांग कर रहे थे कि UGC इसको और साफ तरीके से बताए कि किस तरीके के कुछ उदाहरण दे कि किस तरीके के भेदभाव को वो इंक्लूड कर रही है इसमें। वो कुछ उदाहरण दे कि किस तरीके की जांच प्रक्रिया होगी हमारे यहाँ, कौन कौन लोग होंगे उसमें शामिल। एक चीज़ बस टोक रहा हूँ आपको कि जो ये कंपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है कि जो 10 लोग होंगे उसमें कैसे सबसे बड़ा जो प्रदर्शन कर रहे हैं सवर्ण लोग, तो उनका कहना है कि उसमें हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया जैसे SC ST OBC। हालांकि आप लोगों का कहना है कि महिला भी जनरल हो सकती है, विकलांग भी जनरल हो सकता है, और जो ऑफिशियल्स हैं वो सब जनरल हो सकते हैं। तो क्या लगता है उसमें अगर जनरल लाया जा सकता है या आप लोग उसका विरोध करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल लाया जा सकता है। मैं कह रही हूँ कि उससे किसी तो कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल विरोध नहीं है। मैं कह रही हूँ कि किसी भी कास्ट का व्यक्ति जातिवादी हो सकता है, हमारी ये मांग है ना। तो ये बहुत जरूरी बात आप कह रही हैं। तो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो सकता है, वो OBC भी हो सकता है, जो SC कास्ट के या जेंडर पे या किसी भी तरीके के भेदभाव होते हैं ना हमारे समाज में। हमारे समाज में महिलाओं के तो हर वर्ग में भेदभाव होते हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? तब भी आप UGC का विरोध करेंगे क्योंकि उसमें जेंडर शामिल था, तब भी आप विरोध करना चाहेंगे इसका। तो इसका कोई विरोध नहीं है, इसका विरोध नहीं किया जा रहा है। विरोध इस चीज़ का हो रहा है कि आप जो समानता के लिए जो कानून आया था आप उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने और विरोध में अपने विरोध प्रदर्शन में भी आप लिख रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं बेधड़क आप भेदभाव की बोले जा रहे हैं कि आप गधों को आप घोड़ा बनाने चले हैं, इस तरीके की बात बोल रहे हैं। बात तो सरासर गलत है, उस पे बिल्कुल प्रतिक्रिया। तो मतलब आप एक समानता के लिए लाया गया कानून का विरोध कर रहे हैं और भेदभाव से कर रहे हैं उसका विरोध। तो हम इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, स्टे लगाया, वो बेहद ही शर्मनाक है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये कानून जो है, जो स्टे लगा है, इसको लागू करना चाहिए। UGC एक्ट, रोहित वेमुला जैसे हमारे साथी ने कहा कि रोहित वेमुला एक्ट जो आया था उसके आधार पर इसको लागू करना चाहिए और इसको और साफ तरीके से और चीजें और स्पष्ट कर दी जाए। और स्पष्ट कर क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि जैसे ये लोग कह रहे हैं, ये मतलब विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, तो मैं उन सवर्णों से पूछना चाहता हूँ जो सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं सवर्ण भी जो इसका स्वागत कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं, क्योंकि उनके घरों की भी महिलाएं हैं ना उसमें। भाई महिला सब लिखा हुआ उसमें उल्लिखित है, दिव्यांग का उल्लिखित है उसमें। तो ये नहीं है ना कि खाली SC ST OBC का होगा, उसमें है ना वो लोग भी हैं जो EWS भी है ना, आर्थिक आधार पर। उसमें जब आप उसका उद्देश्य पढ़ेंगे तो धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी हमारे EWS के सामान्य वर्ग के भाई भी आ जाते हैं। इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल आपको जोड़ रहे हैं इसमें, प्लीज थोड़ा आगे। मेरा नाम ज्योति पांडे है।
तो मेरा कहना ये है कि मतलब दो चीज़ें होनी चाहिए सोसाइटी में, समानता और समावेशिता। अगर जनरल वर्ग के लोगों को ये लगता है कि समाज में भेदभाव है ही नहीं, तो मेरा कहना बस ये है कि कितने लोग हैं जो जातिवाद मानते हैं या नहीं मानते, दोनों तरह के लोग, वो अपनी जाति सूचक उपाधियाँ छोड़ सकते हैं। अगर मैं जातिवाद को नहीं मानती हूँ फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं अपने नाम के आगे पांडे लगा रही हूँ, इसका मतलब कि मुझे उसका कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है। अगर मैं जातिवाद के खिलाफ बोलती हूँ तो मैं समाज सुधारक हो जाती हूँ, प्रगतिवादी हूँ। और मेरी क्लास के और लोग जो उस जाति से नहीं आते वो जब बोलते हैं तो सब कहते हैं, या वो प्रोफेसर जो बोलते हैं कि जातिवाद बुरी चीज़ है, तो सब कहते हैं कि वो जातिवादी हैं। उनकी क्लास हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फला जाति के हैं जो कि नीच जाति है। तो सर पहली चीज़ तो मेरी ये है। और दूसरी चीज़ कि इसमें तो कई सारे हितधारक हैं। अगर जनरल वर्ग के लोगों को ये लगता है कि उनका नहीं सुना जा रहा है इसमें, तो आप मेंबर जोड़ लीजिए, मुझे उससे नहीं आपत्ति है। और दूसरी चीज़, अगर कानून का मिसयूज हो रहा है तो ऐसे तो हर कानून का मिसयूज होता है। सर आप ज्यादा एक बस मैं एक सवाल मैं खाली तो पहले बस मैं ये कह रही हूँ कि एक तो जब आप इन लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कि ये बहुत पुरानी चीज़ है, अब तो होता नहीं, हमारे समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, लेकिन तुरंत ही उसी लाइन में कह देते हैं कि जनरल वालों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब ये किस तरह का तर्क है? आप देखिए वो जो समुदाय है जो विरोध कर रहा है कैसे तर्क पेश कर रहा है और कैसे भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है। एक ग्रुप है जो मतलब ये यूजीसी जब आया था तो उसको स्टॉप यूजीसी करके, तो उस ग्रुप में शायद मैंने भी ज्वाइन किया था और मैं आपको दिखा सकती हूँ कितना भद्दी महिला विरोधी गालियाँ दे रहे हैं, मतलब किस किस तरह से कैसे अभद्र बोल रहे हैं, जाति सूचक गालियाँ दे रहे हैं। और ये सारी बातें बोलने के बाद भी कहते हैं कि हमारे समाज में जातिवाद नहीं है, सिर्फ उनके लिए ही जातिवाद है। तो आप जो कुतर्क कर रहे हैं, है ना, ये जो समुदाय है वो हमारे साथ कुतर्क कर रहा है। और हम जो है पूरा डाटा लेके, यूजीसी तक की रिपोर्ट आई है कि 118% हमारे साथ भेदभाव बढ़ा है। और 5 साल हाँ, तो उसके बाद भी आप हमारी जो सारे डाटा है, हमारे सारे जो लड़ाई है उसको खारिज कर देते हैं। आप सर ज्यादा दूर नहीं जाइए, अभी हाल ही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक दलित समाज से आने वाला शोध छात्र बसंत कन्नौजिया जी का निलंबन कर दिया गया। अभी वो धरने पे बैठे, अभी आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो धरने पे बैठे भी बैठे हैं। बिल्कुल। और सर मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमारे दलित समाज से आने वाले छात्र विवेक सुल्तानवी जी के ऊपर चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह ने पूरे इलाहाबाद शहर के सामने सीनेट गेट के ऊपर बेकायदा विश्वविद्यालय के बाहर निकलकर एक दलित छात्र जो मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी लिटरेचर से कर रहे थे उनको डंडे से मारने का काम करते हैं। जब छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड में फैज अहमद फैज की स्मृति दिवस के लिए परमिशन लेने जाते हैं तो उनको भद्दी गालियां देते हैं चीफ प्रॉक्टर, और यहाँ तक कि उनको बंधक बना लिया गया और उन 4 साथियों का निलंबन कर दिया गया था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन भी चलाया था और चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह ने इस्तीफा दिया। बताइए सर, इस देश में 45 से ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी कम्युनिटी का एक वाइस चांसलर, एसटी कम्युनिटी का एक वाइस चांसलर और ओबीसी कम्युनिटी के पास 5 वाइस चांसलर। वहीं पे अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को देखेंगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक वाइस चांसलर नहीं है। क्या बताइए, आप हमें ये बताइए कि अल्पसंख्यक समाज इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? सर ये आज जो विरोध हो रहा है, ये विरोध 7 अगस्त 1990 को जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब भी हुआ था। अगर सभी सवर्ण समाज के सभी लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सब उनका वेलकम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यहीं हमारी बहन साक्षी मिश्रा जी खड़ी हुई हैं जो आयशा यूनिट की एक्स प्रेसिडेंट हैं, सोनाली जी हैं, सभी लोग हैं, हम सभी लोग वेलकम करते हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हमेशा से न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है और जब 19 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले की सुनवाई करेगा तो हम लोग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र माननीय सर्वोच्च आगे आ जाए, मांग करते हैं कि इनके बाद मौका की बात नहीं है, बेसिकली मुझको जी थैंक यू सर। अमेंडमेंट में जैसे कि अब थोड़ा सा संशोधन मैं भी चाहता हूँ। प्लीज बताएं। मेरा नाम लेनिन है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। बेसिकली जो बातें हो रही हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारी जो कमेटी बनाई जाने की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी में जो कमेटी बनेगी उसके लिए इक्विटी कमेटी में देखिए 10 मेंबर तो बेसिकली डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन जो चेयरपर्सन है उसमें कहा गया साफ तौर पर वीसी या जो वहाँ कार्य करने वाला हेड होगा, राइट। 45 यूनिवर्सिटीज़ की जो बात हुई है, राइट, 45 यूनिवर्सिटीज़ में कितने वीसी जिसके लिए कानून बना है, इक्विटी समिति, मतलब कौन इक्विटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेसिकली जो शोषित, वंचित, पिछड़े, जो बेसिकली दबे कुचले लोग हैं हमारे भारतीय समाज में, जातिवादी समाज में।
और मैं एक बात और कहना चाहूँगा इसमें कि जो वीसी होगा और बेसिकली जो मेंबर्स हैं, बेसिकली तो मेंबर्स हमारे किस सिलेक्शन की, किस प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, सिलेक्शन के तहत आ रहे हैं कि इलेक्शन के तहत आ रहे हैं। सिलेक्शन और इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी दबदबा है, दबदबा था, वो जो आप सुनते होंगे स्लोगन सब लोग देखे हैं। तो बेसिकली सिलेक्शन राइट, तो सिलेक्शन होना चाहिए कि इलेक्शन होना चाहिए। तो मेरा इसमें मत ये है कि वो इलेक्शन के थ्रू आए, नॉट सिलेक्शन, क्योंकि स्पष्ट होनी चाहिए चीज़ें और स्पष्ट। और 10 मेंबर जो बात हो रही है, बेसिकली जो 2 स्टूडेंट हैं वो एक साल के लिए जो आ रहे हैं 10 मेंबर्स में, क्योंकि मैं गजट लेके आया हूँ। आप लोग प्लीज़ पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, और जो तरीके के लोग होंगे वो इसका विरोध करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। और रही बात ये जो 5 यानी 5वें पॉइंट का सब क्लास नंबर 7, उसमें बात ये नहीं 7वां पॉइंट है, उसमें ये है कि ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी और वुमेंस, मैम ने भी बताया, सोनाली मैम और यहाँ पे ज्योति हमारी कलीग्स हैं, तो उनमें बेसिकली जो कि वुमेंस कौन, उसमें तो प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है कि ओबीसी की ही वुमेन जो कि जो एससी कम्युनिटी से हो सकती है, वुमेन प्लस जीसी यानी जनरल कैटेगरी से हो सकती है। तो मैं इसका जो अभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का स्टे है उसका कंडेम्ड करता हूँ। और एक बात और से मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, थोड़ा सा मैं इसकी पॉइंट बता दे रहा हूँ कि भारत में देखिए जात जो कहते हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं है, राइट बात, क्योंकि जातिगत कहाँ भी आप प्रोग्रेसिव जाति तो नहीं है। तो अपनी पुत्री का विवाह प्रेम विवाह करके दिखाइए किसी अवर्ण के लड़के के साथ, तो समझ में आया कि जातिवाद नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ही आइडेंटिफाई किया गया है। एंजल चकमा, उत्तराखंड में एक लड़का, नॉर्थ ईस्ट का लड़का, हमारा कलीग पढ़ रहा था, एंजल चकमा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ। वही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड वही रीजनल की जो बात होती है, इसको भी सरकार यूजीसी बनाने वाली जो कमेटी है वो इसको स्पष्ट करे, हर तरीके से स्पष्ट करे। सरकार ने उस पर एक्शन लिया ना, मजबूती से उस पर एक्शन लिया गया। एंजल वाले केस, एंजल केस लिया गया, लेकिन ये घटना तो हुई ना, मतलब ये तो यही तो न्याय व्यवस्था है ना। हमारी मांग है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में ये हो क्यों रहा है, मतलब हमारी तो मांग ये है ना, एक्शन तो आप लेंगे ही ना। अगर लोगों को जागरूक किया जाए, हाँ इतना, मतलब हमारे देश में ये सारी डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिसेस क्यों हो रही है। पढ़ना चाहता हूँ सर, मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उससे मुझे उम्मीद है, मतलब उन्होंने कहा है कि रैगिंग को आप कैसे रोकेंगे इसके माध्यम से, और दूसरा कि जो क्षेत्र के आधार पे भेदभाव होता है, कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है वो नॉर्थ यूनिवर्सिटी में आके पढ़ता है तो भेदभाव होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं उसका विरोध नहीं कर रही जो उन्होंने स्टे लगाया है। मुझे लगता है कि वो इस कानून को, मतलब जो गाइडलाइन है उसको और समावेशी बनाएंगे, और जो मिसयूज का वो है कंसर्न है उसको ऐसा कर देंगे कि मिसयूज अगर हो तो जो कर रहा है पूरी जांच होने के बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि बहुत ऐसा कानून है। मैं बस अपना सवाल पूछ लेता हूँ कि जिसमें 1-2 मुख्य बातें हैं जिसको लेकर विरोध हो रहा है। बस आप लोगों को, मुझे उम्मीद है क्योंकि आप लोग हाथ में गैजेट लिए हुए हैं तो आप लोगों ने इसको बारीकी से पढ़ा होगा। एक जो बात आ रही है कि उनका कहना है कि हमारे लोगों को उसमें एड्रेस नहीं किया गया, हालांकि कई पोस्ट हैं जिसपे ये कैटेगराइज नहीं किया गया है कि SC ओबीसी कौन होगा उसमें, चाहे वुमेन्स हो चाहे, मतलब कर सकता मुझे सवाल कर लेने दीजिए फिर आपको मौका देंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट कह रहे हैं। एक जो अभी आपने कहा कि अगर जो गलत तरीके से अगर शिकायत की जाती है तो उस पर भी एक्शन होना, जिसका इसका प्रावधान नहीं जो पहले था। हाँ, ठीक है, आप लोग मानते हैं कि अगर इन 2 चीजों को एड्रेस किया जाए, अगर इनको सम्मिलित किया जाए तो आप लोग इसका विरोध करेंगे, इसका पक्ष में रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जांच कमेटी बनेगी इसमें 10 मेंबर होंगे, जिसमें इसकी सिर्फ 3 सीटें हैं वो रिजर्व हैं, ठीक है। उसके बाद जो 7 सीटें हैं उसमें किसी भी कास्ट के लोग हो सकते हैं, जिसमें कि 2 सीटें और रिजर्व हैं जो वुमेन की हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी की हैं। मतलब मैं आपको ये डाटा बता रही हूँ कि ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कितने परसेंट जो है प्रोफेसर जो है एससी कम्युनिटी से आते 6.9%, ठीक है, एसटी कम्युनिटी से आते 1.5% और ओबीसी कम्युनिटी से आते 4.1%। और इस जो कमेटी बनेगी इसमें जो चेयरपर्सन होंगे वो वीसी होंगे, और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्थाओं में वीसी किस कास्ट से आते हैं और किस जाति से आते हैं। अब जब ये पूरी जो 10 मेंबर की कमेटी बनेगी, आपको क्या लगता है कि इसमें जो 3 रिजर्व हैं उसके बाद जो सारे मेंबर बनेंगे, आपके यूनिवर्सिटीज़ में इतने दलित प्रोफेसर ही नहीं हैं, इतने ओबीसी प्रोफेसर ही नहीं है कि आप उनको जो है उस कमेटी में रखेंगे। तो मैं कह रही हूँ कि आपके पास इतने लोग ही नहीं है। और अगर आपका वीसी जो है अगर जातिवादी हुआ और अगर आपका वीसी जो है इस ऐसी कास्ट से बिलोंग करता है तो वो कैसे लोगों का चयन करेगा वो। और मैं तो कह रही हूँ कि अगर सबसे पहले तो इसमें हेड जो है वीसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वीसी हेड होगा और उनके पास ही सारी पावर रहेगी तो वो SC ST OBC जो 3 रिजर्व सीट भी है उसमें भी वो जो है अपने चाटुकार प्रोफेसर को अपॉइंट करेंगे। उस पॉइंट उन्होंने रेस किया ना, वो इलेक्शन से अगर होगा तो शायद चीजें और इस पर। वही मैं कह रही हूँ कि इलेक्टेड इसमें जो चेयरपर्सन हो वो आप कह रहे हो कि वीसी जो हेड हो उसका भी इलेक्शन हो।
डेफिनेटली सर, वीसी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो काबिज हैं, एक मिनट ज्योति एक मिनट, यहाँ देखिए जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वहाँ जो वीसी काबिज हैं वो हैं कौन? वहाँ पर गिने चुने ओबीसी 4-5 ओबीसी होंगे। एक एसटी का केस मुझे दिखता है जो मे बी मिजोरम यूनिवर्सिटी में कोई एसटी, जो कि मिजोरम वहाँ ट्राइब्स है, हाँ ट्राइबल कम्युनिटी। बेसिकली जो एक्ट की बात हो रही थी, इसमें सिलेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, इलेक्शन हो, तो बात आपने कह दी, चेयरपर्सन वो हो, जो हेड हो उसका भी इलेक्शन हो। हाँ, लेकिन हेड हो, वही बात है, इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन के तहत जिसके लिए हम समानता की बात कर रहे हैं, जो इक्विटी कमेटी हो, उसमें उसी तबके का चेयरपर्सन भी होना चाहिए। दिस इज अवर डिमांड इन दिस पर्टिकुलर। यूजीसी ने वो जो 3 मेंबर पर जो बात अटका हुआ है कि एससी और एसटी और ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, लेकिन उसमें जनरल का बात नहीं कहा गया है। उससे मेरा एक तर्क है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट में 70 से 80% जज जो हैं जनरल कास्ट से आते हैं, और हर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो होते हैं वो 80 से 85% जनरल कास्ट के हैं। तो हम क्या, जब ये सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है तो हम कहते हैं कि वो बायस्ड हैं? नहीं ना कहते हैं, कि मानते हैं उनके जजमेंट को। जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हम जब देखते हैं कि 85% यहाँ पर पाठक और दीक्षित और सिंह रहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? नहीं ना कहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो 3 जो कहा गया है ऑलरेडी डिनोट कर दिया गया है कि एससी एसटी ओबीसी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 3 मेंबर जो होंगे वो आपके, अगर आप सही होंगे तो आपके पक्ष में नहीं बोलेंगे? यानी कि आपका तो यही मानना है ना कि एससी एसटी ओबीसी जो है वो जस्टिस देने के लिए लायक ही नहीं है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो किसी को जस्टिस दे सके। जैसे कि ब्रिटिश कहते थे कि इंडियन पीपल आर नॉट कैपेबल टू रूल हिमसेल्फ और टू जज हिमसेल्फ। ये तो वही रेसिज्म वाली बात हो गई ना। और दूसरी बात है कि जो इस देश की जो जनता है, जैसे कि जो 85% है, अगर आप उसी को रोक रहे हैं रूल करने पर, और आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी में हम विश्वास करते हैं, तो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन दीजिए ना। ये रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। वो 7 मेंबर की तो बात ही दूर रखिए, इनके बाद जो अपोजिशन कर रहे हैं उसी में ये तो भेदभाव डाल रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उसी में इनका भेदभाव है कि एससी एसटी ओबीसी जो है वो जस्टिस देने के लायक ही नहीं है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि जनरल क्यों नहीं है। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो अभी दिया है जजमेंट, उसमें कहते हैं कि दोनों नॉन एससी एसटी ओबीसी थे, कभी नहीं कहते हैं। दरअसल सर, जिस न्याय व्यवस्था को संविधान की रक्षा करना था, मौजूदा हालत में यह है कि वह संविधान की रक्षा न करके वह सत्ता की रक्षा कर रहा है। तो इस लल्लन टॉप का बहुत बड़ा शुक्रिया, जो कि आज इस हमारी आवाज़ को, नहीं तो सरकार, जिस मीडिया को आज सरकार का आईना कहा जाता था, आज उसी मीडिया, आज वही सारी मीडियाएं, आज वही मीडिया आज सरकार की भोपू बन गई है, जो कि सामाजिक व्यवस्था को जिनको दिखाना था। आज मौजूदा हमारे हालात में यह जो जिस दिन यह स्थिति है कि गरीब जिस दिन अस्पताल की चौखट पर अगर दम तोड़ दे, और अमीर अगर जिस दिन अगर चंद पैसों से अगर संविधान की व्यवस्था को बदलवा ले, उस दिन हमारे एक संविधान के पन्ने की हत्या हुई है, और इसका मैं विरोध करता हूं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या जोड़ रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जातिवाद ना होता या भेदभाव ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हमारे दलित समाज से थे उनके ऊपर जूता ना फेंका गया होता। जातिवाद होने की वजह से एक दलित समाज से आते थे, इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया था। सवाल ये है इंडिया में कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ही एक इलीट क्लास की, एक डोमिनेटेड क्लास, जो सो कॉल्ड जनरल हैं, वो डोमिनेटेड क्लास का एक घर है बस, और किसी को बाहर का एंट्री नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो वो कैसे जस्टिस की बात कर सकती है? आप साउथ इंडिया के जजेस को देखेंगे हाई कोर्ट के, कि वो माथे पर त्रिपुंड लगा के जाते हैं, ठीक है ना। आप अगर हम माथे पर त्रिपुंड लगा के जाएंगे और कोई मुस्लिम का केस आएगा, हम कैसे उसे जस्टिस देंगे? आपके अंदर पहले ही जब बायसनेस है तो आप कैसे जस्टिस देंगे? अब वो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की बात कर रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी रेगुलेशन 2017 की बात को भी हेल्ड किया था, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पर वही हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद सरकार को ऑर्डिनेंस के थ्रू बैक से लाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट जान गया कि हमें नहीं भेजना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जानती है कि जनता अगर एक बार उठ जाएगी, जनता बस सोई हुई है। अगर एससी एसटी ओबीसी उठ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात में भी पीछे हट जाएगा, सरकार को ऑर्डिनेंस के थ्रू इसे ला करके लागू करना होगा। लेकिन हमारी जो 85% जनता है वो सोई हुई है, ठीक है ना। एक बात कहा जाता है ना, एक शायरी है, जैसे कि मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके बोलता हूँ कि हमें तो 85% ने लूटा, 15% में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी थी जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कुछ चुनिंदे लोग खड़े थे, ठीक है ना। तो बात यही है, समझे। जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे ठीक है, आपका जो हैं उनके लिए मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगा। फहमीदा रियाज कहते हैं कि कुछ लोग हमें समझाएंगे, वो अपना खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, तुम जिस लम्हे जिंदा हो वह लम्हा तुमसे जिंदा है। यह वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम समाजवादी नौजवान, समाजवादी छात्र सभा के लोग
यूजीसी के समर्थन में खड़े हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि 19 मार्च को जब सुनवाई हो तो लोकतंत्र और जनहित को देखते हुए फैसला लिया जाए, नहीं तो हम लोग डॉक्टर लोहिया और जेपी के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं और इस देश की सड़कों को लोकतांत्रिक तरीकों से लाल रंगों से हम लोग लाल कर देंगे। हाँ, जो मिसयूज वाला पॉइंट था उस पर खैर मैंने पहले भी बात रखी और मैं कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस समुदाय को यही, सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ कि देश की मीडिया भी जो है वो उन लोगों को बताए, है ना, उन लोगों को जागरूक करे कि मिसयूज किसी भी कानून का हो सकता है, किसी भी बिल का हो सकता है, किसी भी नियम का हो सकता है। तो आप जब किसी भी नियम का हो सकता है तो आप उन सारे नियमों का विरोध नहीं करते हैं। एक वुमेन सेल बना हुआ है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, एंटी रैगिंग स्क्वाड बना हुआ है और भी SC/ST कानून है, मतलब दहेज प्रथा के कानून है और भी कानून है, लेकिन उनका मिसयूज होने की जो मतलब आप जब जो है एक दबे कुचले या मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी के लिए कानून लाते हैं तभी ये मिसयूज की चिंता क्यों है। मैं कह रही हूँ मिसयूज की अगर चिंता है तो आप UAPA के खिलाफ बोलिए ना, जिसका जो है मिसयूज जो है ये सरकार कर रही है। आप देखिए कितने सारे प्रोटेस्टर्स को, कितने सारे एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को जो है उसी कानून के तहत जो उन्होंने बंद कर दिया है। अगर मिसयूज की चिंता है तो आप ED CBI का विरोध करिए ना कि किस तरह से जो है ये सरकार जो उनको टूल्स बना के उनको यूज़ कर रही है। आप इन सारी चीज़ों का विरोध करिए ना, लेकिन आपकी चिंता मिसयूज की नहीं है। आपकी चिंता ये है क्योंकि आप जो भेदभाव करते आए थे वो आपको अपना अधिकार लगता है, आपको लगता है कि ऑपरेशन इज़ योर राइट, इस वजह से आपको लगता है कि आपके अधिकार छीने जाएंगे, इसलिए आप जो सवर्णा एंजाइटी है इस वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं। ये मिसयूज का कंसर्न नहीं है। देखिए, जोड़ ये कह रहे हैं कि इसी कैंपसों में जब एक OBC बच्चे का लड़का अगर टॉप करता है तो कहते हैं लोग कि अरे के बच्चे जब टॉप करने तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अहिर गरेड़िया कुर्मी चोर ढर सारे के तो अंगड़ी तोड़ जातिगत इस देश समाज में गाली देने वाले लोग गालियाँ कौन बनाया है। आप ये बताइए, जाति आधारित PhD में और असिस्टेंट प्रोफेसरों में इंटरव्यू में नंबर दिया जाता है जाति देखकर। NEP जब से आया है आप देखेंगे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के नाम पर छात्रों के जाति का नंबर देखकर मार्किंग किया जा रहा है। और तो और नहीं, इस कैंपसों में खासकर इलाहाबाद में ये दलित छात्र थे, उनको लाठी से मारा गया। उसके बाद मेरा व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ, मैं फिजिकल डिसेबिलिटी भी हूँ और OBC क्लास से आता हूँ। 2 साल 2023 से 25 मेरी एडमिशन हुई थी। मेरी डिग्री होल्ड करके अभी तक एक भी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिए हुए। क्या कारण बताएं? कारण ये कह रहे हैं कि आप कैंपस में आवाज़ उठाते हैं, पानी पीने के लिए आवाज़ उठाते हैं। यही सोशल जस्टिस किसने कहा आपसे? यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर और पूरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रशासनिक लोग, तो इसी चीज़ के लिए रोकथाम के लिए एक्ट लाया गया है। आपको एट्रोसिटी के मामले देखना हो कास्ट बेस्ड पे तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निलंबन और निष्कासन के लिस्ट मांग लीजिए इस प्रैक्टोरियल बोर्ड से, कितने सबसे ज़्यादा OBC SC/ST बच्चों के हैं और दूसरी और प्रोफेसर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप इसी चीज़ के लिए रोकथाम लाया गया है। आप इतना ही नहीं, हॉस्टलों में छात्रावास आवंटन होने तक, इसी इलाहाबाद में छात्रावास आवंटन OBC SC/ST बच्चों कमरा आवंटित हो जाने के बाद भी कब्जा नहीं हो पाता था, समझ रहे हैं ना। तो ये होता। और सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आज तक तो सब कुछ सही था और UGC एक्ट ला दिए तो नरेंद्र मोदी तेली हो गए। ये जातिवादी, उनको जाति बता दिया गया। अब आज तक आप कभी ना किसानों के समर्थन में उतरे, ना छात्रों के समर्थन में, ना महंगाई भी बोले, ना बेरोजगारी बोले, ना मॉब लिंचिंग पे बोले, किसी भी प्रकार के लिए हो रहा था, सब ठीक था। राम को लाए हैं, दिखाया गया कि राम की हाथ को पकड़ कर लेके चल रहे हैं राम मंदिर में। UGBC लेके जब चल दिए तो तेली हो गए। तो ये जातिवादी मानसिकता नहीं दर्शाता। बसंत कुमार जी की एक कविता है, इनके बाद ये बहुत देर से हम यही कहना चाहते हैं कि इलेक्शन के तहत सदन में SC/ST OBC और सवर्ण जाति के लोग जाते हैं, उसके तहत हम लोग UGC एक्ट कानून को पारित किया गया, सदन के ही तहत पारित किया गया है। लेकिन जब यह सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो क्यों नहीं लागू होता है? लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सवर्ण जाति के लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए यह कानून लागू नहीं होता है। इसका जो आप भाई ने कहा, डॉक्टर विकास विकृति का आप इसके बाद जवाब दीजिए। लड़ाई नहीं करना है, मैं थोड़ा न पक्ष में बोलूँगा न विपक्ष में बोलूँगा, लड़ाई नहीं करना है, आप इसके बाद जवाब दे सकते हैं। मैटर क्या है, भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण बैठा है,
तो भाई मैं कहूंगा, अब मैं विकास विकृति का अब देखो इसके बाद बता देना, इसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ जातिवाद की बात नहीं, हमने विचार की बात। मैं बताने के बाद आप बताइए, मैं बताने के बाद आप बता दीजिएगा प्लीज। ओके, मैं कह रहा हूँ इनको बोल लेने दीजिए। बता रहा हूँ, आप बोलिएगा ना तर्क। आप देखिए मैटर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणवाद है, डॉक्टर विकास विकृति का मैं तर्क दे रहा हूँ, 2 घंटे का पूरा लेक्चर दिख रहा है। ब्राह्मण में अंतर है, इसको भी ध्यान रखिए। ब्राह्मणवाद शब्द और ब्राह्मण में अंतर है। ये विकास विकृति का उदाहरण देके बताना चाह रहे हैं कि वो ब्राह्मण कास्ट के हैं, इसलिए वो ब्राह्मण बताना चाहता हूँ, सुनो उसके बाद आप तर्क देना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आप सभी छात्र हैं, आप पहले बातों को सुनो उसके बाद आप बताइएगा। मैटर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात होती है या कहीं की बात होती है, ब्राह्मणवाद का मैटर क्या है कि डॉक्टर विकास विकृति को मैं वक्तव्य दे रहा हूँ, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। आप बोल दीजिए। तो उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण समाज है या सवर्ण समाज है, मेरी दृष्टि IAS कोचिंग है और NI की पॉडकास्ट कर रही थी सुमित्रा प्रकाश, उन्होंने बताया कि हम लोग दोनों इसका डाटा निकलवाए कि हमारे टीम में सबसे ज्यादा किस जात से लोग हैं। तो डॉक्टर विकास विकृति ने बताया कि मैं सोचकर भी सवर्णों को सोचता हूं कि बड़े बड़े पदों पर महिला या OBC SC ST को रख लूं, लेकिन पता नहीं क्यों बैकग्राउंड का माहौल लगता है कि बैकग्राउंड की वजह से बड़े बड़े पदों पर सवर्ण पहुंचे हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो कमेटी की भाई लोगों ने बात की, कमेटी में आप किसी भी जात या धर्म की बातों को हटाकर कानून की भाषा, कानून वाले समझते हैं अधिक, बट इसमें आप किसी जज को रख दीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला जज हर जगह रहते हैं, आप जज को रखिए। और हाँ, जो प्रताड़ना होता है, प्रताड़ना पैसे वालों पर नहीं होता है। हमारे यहाँ के कुराओं के विधायक राज मणिकोल हैं, प्रयागराज के कुराओं के विधायक राज मणिकोल हैं। हमारे घर से चाचा से लेकर हमारे सभी लोग सुबह 7 बजे विधायक के PRO हैं, सुबह 7 बजे बाइक से विधायक जी के घर जाते हैं। विधायक जी SC समाज से आते हैं, विधायक जी का इज्जत होता है। तो सम्मान, अगर आपके पास पैसा है तो आपका हमारे हिसाब से कोई प्रताड़ना नहीं करेगा। ब्राह्मणवाद आप समझ नहीं पाए, यहाँ बात अलग चल रही है। देखिए ये कहना चाह रहे हैं ना, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट शब्दों में उनका जवाब देना चाहूँगा। पहली बात, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है, ठीक। और उन्होंने जो विकास विकृति का कोट रखा है, ऐसा नहीं कि वो हर बात सही बोलेंगे। वो वही आदमी जिन्होंने गलत चयन दिखाया अपने कोचिंग से, उनके ऊपर आरोप भी लगा, शायद फाइन भी लगी, तो वो उनकी बात हटाइए। और जो मैं सवर्णों को संदेश देना चाहूँगा एक, कि जो सवर्ण भाई विरोध में आ रहे हैं, उनको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपके खिलाफ नहीं है, ये आपके माँ बहन बेटियों के भी समर्थन में है। अगर आप इसके खिलाफ जा रहे हो तो आप अपनी बहन बेटियों के भी खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप चोरी नहीं कर रहे हो, तो आपको चोरी करने से क्यों डर है भाई? वो भाई जो पैसे वाली बात जो बोल कर गए हैं कि आपके पास अगर पैसा है तो आपको इज्जत मिलेगी, ठीक। देश के प्रधानमंत्री जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जब वो कानून लाते हैं, UGC वाला जब संसद से कानून आता है, क्या उनके पास पैसा नहीं, रुतबा नहीं, ओहदा नहीं, ताकत नहीं है, उनको तेलिया बोला जाता है। हमारे चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर जूता फेंका गया। उनके पास पैसा नहीं, की इज्जत नहीं, की पावर नहीं है, क्या नहीं था, सब कुछ मामले इनके तर्क कितने कमजोर हैं, है ना। अभी ये कह रहे हैं कि सिर्फ पैसा देख के होता है ना, मतलब कि और कोई हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ पैसा देख के हो रहा। मैं कह रही हूँ पैसा देख के हो रहा, तो आपको इतना परेशानी क्यों हो रहा है? जातिगत भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, जनरल वालों के साथ भी नहीं हो रहा है, फिर इसका मतलब तो आपको क्यों परेशानी हो रहा है? जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है तो विश्वविद्यालय में PhD करने वाले लड़कों का जाति देख करके क्यों उसका मेंटरशिप, स्कॉलरशिप उन लोग का क्यों रोक दिया जा रहा है? उनके पास विरोध करने की जो भाषा ही आप अगर देख लेंगे कि वो ही भेदभाव की है, उनके पास भाषा ही यही है, वो बोलते ही हमेशा यही है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर आ जाएगा उनकी भाषा में यही बात है, वो हर बात पे, हर यूनिवर्सिटियों के जो ग्रुप है, एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप की अगर मैं भाषा दिखा दूं, सर आप ऐतराज करेंगे, क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं इस पूरे हम लोग UGC को समर्थन, वो कहते हैं अम्बेडकर के नाम पे कूदते हैं। भाषा सुनिए उनकी, सिर्फ और भाषा, उनके पास सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ भेदभाव की भाषा है, गाली की भाषा है और इसके अलावा किसी चीज की भाषा नहीं है। इसलिए नीले कबूतर बहुत बढ़ गए, इनके पंख काट देने चाहिए। इस तरह के मेरे पास मैसेजेस है, मेरे पास प्रूफ है कि ये लोग कर रहे हैं लोग। ये जो स्टॉप यूजीसी रेगुलेशंस का जो ग्रुप बना था, जिसमें जो सवर्णा सो कॉल सवर्णा समाज के जो लोग हैं वो लोग इसी भाषा में बात करते हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। जब हम लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटी गेट पे, यूनियन गेट पे हम लोग जो प्रोटेस्ट के लिए कलेक्ट हुए थे, उस टाइम कुछ सो कॉल्ड सवर्णा सोसाइटी के लोग आते हैं और जेंडर बैच गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं वगैरह वगैरह इस टाइप के। और ये अभी जो है कि और एक बात देखिए, जातिवाद इतना भरा है कि अगर आप किसी विशेषाधिकार समूह से बिलोंग करते हैं बाय चांस, और अगर आप उससे खिलाफ बोल रहे हैं क्लास में, तो बोलेंगे तुम तो ये हो, तुम भी इसके खिलाफ बोल रहे हो। आपको बोला जाता है? हाँ सर, और ऐसे कि अगर क्लास में जैसे टीचर किसी ने बोला कि ब्राह्मणों के घर में बहुत पूजा पाठ होता है, तो मैंने कहा कि जब सर ठेका उन्होंने ही सदियों से ले रखा है पूजा पाठ का, किसी को मौका ही नहीं दिया, तो पूजा पाठ तो उन्हीं के यहाँ होगा। देखिए सर, हम नौजवान और जो ओबीसी एससी के समाज के लोग हैं सब जग गए हैं, और दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियां पढ़ूंगा। सुनाई हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आवाज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त थी यह कि बुनियाद हिलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, और मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। एक पर्सनल घटना बता रहा हूँ। अब रिजवान आखिरी। हाँ रिजवान, आप। I was the topper of this from my hostel, sir. I was the student of the merit cum mini scholarship from the University of Allahabad. My name was listed in that, but nobody knows that I was talented. Everyone cares about what is my caste and what is my religion is. This is the problem. हमारी कोशिश थी कि हम ग्राउंड पर आएं और ये हम समझना चाहते थे कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनके तर्क क्या हैं। आखिर ज़मीन पर जो हालात चल रहे हैं, जो लड़कों ने, जो छात्रों ने इसको फेस किया है, वो शायद इस हकीकत को बेहतर बता पाएँ। इसी तलाश में हम प्रयागराज आए थे और लगातार हम अलग अलग छात्रों से मिल रहे हैं, उनके हॉस्टल्स जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर वर्ग से बात कर रहे हैं और उनकी बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ललन टॉप के साथ बने रहें। अगर लगता है कि कोई बात हमसे छूट रही है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे पे जो शुभम है। देखते रहे ललन टॉप। बहुत शुक्रिया।